Okay, students, now we'll start today's session. Can we bifurcate research in three paradigms? First paradigm is status study. Second paradigm is trade or correlational studies. Third paradigm is cause and effect, right? Means experimental study, right? इसमें तीन बेसिकली रिसर्च हम करते हैं. फर्स्ट है स्टेटस स्टडी, जिसमें हम प्योरली डिस्क्रिप्टिव सर्वे करते हैं. सेकंड है ट्रेड और कोरिलेशनल, जिसमें हम दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकालते हैं. एंड थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक डिजाइन हम वहां पे डिसाइड करके उसके थ्रू उस प्रोग्राम का हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, राइट? So based on that, we have the statistical analysis. Okay. So firstly, I will share my data. Yeah, suppose this is your data sheet. Okay. सपोज आपने सर्वे कर लिया है या फिर आपने रिसर्च का डेटा कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने उसे कोडिंग भी कर दिया है और डेटा एंट्री आपकी हो चुकी है. कोडिंग और डेटा एंट्री में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? जो हमने कल सीखा था. No, sir. Okay. So based on that, I already prepare one data with the demographic variables and the questionnaire, okay, or scale and questionnaire, okay. Like from statement 1 to statement 18, we have the variables, okay, demographic variables, and after that we have our scale, okay. So firstly, we will see that how we will prepare our variable sheet or data sheet. Like in my first scale, I have the attitude scale here I use. So here is the name of attitude scale. Second is type of variable. Third with decimal. Then I will add the component name, okay, sharing duties. And then I will add the values like 1 to 5, strongly disagree, disagree, undecided, agree, and strongly agree, okay. Then I will add missing values, columns, align, and scale, okay. यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है, ठीक है. तो अभी ये हम फर्स्ट जो हमारा पैराडिम है सर्वे, उसमें हम क्या करेंगे. सपोज यहाँ पे मैंने अभी स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस का जो स्कोर है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है और उसके लिए मैंने वैल्यूज किए हैं 1 to 5, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे मैंने डाला है कि फर्स्ट स्टूडेंट ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्स दिया है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 डाला है. सेकेंड क्वेश्चन के लिए दिया है 4, थर्ड 4, 4, 5, ओके. और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ATET-PDA1 A वाला सीरीज है ये, और यहां से B वाला सीरीज स्टार्ट हो रहा है. लाइक अंडरस्टैंड? सो दीज 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 कंपोनेंट. अंडरस्टैंड? ये 5 क्वेश्चंस जो है वो एक कंपोनेंट से रिलेटेड है, और उसके बाद हमारा सेकेंड कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है एटीट्यूड जो हमारा स्केल है उसमें से. समझ में आया? Yes, sir. सो कैसे डेटा एंट्री की है समझ में आ चुका है. हर एक स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री की है, ओके. लेकिन जब मुझे एनालिसिस करना है तो उस टाइम मुझे एनालिसिस क्वेश्चन वाइज चाहिए या फिर कंपोनेंट वाइज चाहिए या फिर ओवरऑल वेरिएबल वाइज चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना. आपको ओवरऑल जो एटीट्यूड है उसका एनालिसिस करना है, या उसमें से जो कंपोनेंट्स है उसका एनालिसिस करना है, या फिर उसमें जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस करना है. ये आपको पहले डिसाइड करना होगा.
अगर आप कंपोनेंट वाइज एनालिसिस करने वाले हो, देन यू हैव टू कंप्यूट योर स्टेटमेंट्स according to your components. Understand? If the attitude scale have the 4 components, we have the total of 4 components. Means component 1's total, component 2 second's total, component 3rd total, and component 4th total. Understand? After that, we will analyze component wise data analysis. Understand? Before that, I want to tell you one thing. अगर आपने डेटा एंट्री की है और आपको अगर वो चेक करना है कि कहाँ पे आपने अगर डेटा आपका मिसिंग हो चुका है, कहीं पे आपने गलत डेटा एंट्री की है, तो आप कैसे देख सकते हो? वी हैव द लेबल सिस्टम. कल मैंने बताया था कि यहाँ पे लेबल सिस्टम अवेलेबल है. तो ये जो है ये टाइटल बार है, सेकेंड ये मेनू बार है और थर्ड ये टूल बार है. ओके, सो धीरे धीरे जो चीजें हम यूज करने वाले हैं मैं वो आपको बताऊंगा. यहाँ पे जो टूल बार है उसमें एक फंक्शन आपको अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे देखो तो वो है लेबल, वैल्यू लेबल्स. ओके, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो क्या होता है देखते हैं. व्हाट विल हैपन? क्या हुआ यहाँ पे अगर मैंने लेबल को क्लिक किया तो? We got the responses what were entered. Yes, we have the actual values, value labels, right? मतलब मैंने वहां पे अगर 1 to 5 में लेबल्स किया है, वैल्यू लेबल्स किया है, तो वो क्या वैल्यूज है, क्या लेबलिंग है उसका. अगर 5 है तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री है, एग्री है, डिसएग्री है, वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. ये क्यों चेक करना है? डेटा मिसिंग हुआ क्या नहीं ये देखने के लिए. व्हाट सर? डेटा कुठं मिसिंग झालाय का हे. Right, now find in this particular sheet we have any different data entered in this particular sheet. Can we enter the wrong data in this particular sheet, in this screen? यहाँ पे मैंने कोई डेटा गलत एंट्री किया है क्या? आपको दिख रहा है इस पे? हाँ सर, 4300 अनडिसाइडेड एक दिख रहा है. कहाँ पे? नो, अनडिसाइडेड तो हमने ऑलरेडी लेबल किया है ना. ओके ओके. या 1 2 Sir, 3 actually I 4 cannot and see your 5. complete. Just a minute, I cannot see your complete screen. Just give me a minute. sir. B6 मध्ये attitude B6 मध्ये Sir, numbered 43.0 entered है 43.00. राइट, वेयर? यहाँ पे. Sir, ATEP हाँ B6 में 43.00. Yes. राइट. सो लेबल हमें किसके लिए यूज होता है? अगर कहीं पे गलती से हमने कुछ अलग एंटर कर दिया. अब यहाँ पे 4 3 क्यों एंटर हो चुका है? क्या हुआ होगा? सर शायद वो 4 और 3 साथ में एंटर हुआ होगा, ऐसे हो सकता है. राइट, मुझे वहां पे 4 एंटर करना था. हाँ. यस, मुझे वहां पे 4 एंटर करना था, लेकिन जब मैं डेटा एंट्री करता हूं तो उस टाइम मेरा ऐसा होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा एंट्री में कैसे करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डेटा एंट्री करनी है. तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पे आपके 2 रिस्पॉन्सेज ऐड हो जाए, मतलब 4 भी हो गया और 3 भी हो गया. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का 3 था, लेकिन वो 4 और 3 एक साथ हो गया. करेक्ट. यस सर. यस. सो लेबल्स आपको क्या बताता है? अगर मैं ये लेबल्स हटा दूं तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो चुकी है. Yes, because all are numbers only. Yes. Yes, We might yes. not be able to identify the wrong entry. Yes, sir. Yes. So अगर हम लेबल को क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जहाँ पे हमने आपको नंबर्स आइडेंटिफाई होंगे, वहां पे जाके आपको उसे करेक्ट करना होगा. तो कैसे करेक्ट करेंगे? जस्ट लेबल को आप फिर से क्लिक करो और यहाँ पे उस बॉक्स पे क्लिक करके उसे करेक्ट करना है. वहां पे क्लिक करो 4 एंड जस्ट एंटर. फिनिश. नाउ क्लिक टू द लेबल. अब आपको वहां पे वो जो हमने लेबल किया है वो ऑलरेडी 4 वाला आ चुका है. राइट, आ गया है वहां पे. परत सांगा सर. Yes, sir. आगे strongly. यस, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या था? 4 and 3 था, 43. राइट. अगर मैं लेबल्स को क्लिक करता हूं तो मुझे वहां पे दिखेगा 43. उसका जो लेबलिंग है वो नहीं दिखेगा. 43 को हमने वहां पे डिफाइन नहीं किया है कि 43 मींस व्हाट.
मैंने 1 को डिफाइन किया है स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 को डिफाइन किया है डिसएग्री, 3 को डिसाइड किया है अनडिसाइडेड, 4 को डिसाइड किया है एग्री एंड 5 को स्ट्रांगली एग्री। लेकिन अगर मैं 43 वहां पे टाइप करता हूं तो वहां पे मुझे वो उसका मीनिंग नहीं बताएगा, लेबल नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट लेबल को क्लिक करो। फर्स्टली आइडेंटिफाई विच नंबर यू एंटर्ड रॉन्गली, देन गो टू द लेबल्स, उसे फिर से नंबर्स में कन्वर्ट करो और 43 को क्लिक करके वहां पे जस्ट यूर राइट रिस्पॉन्स वहां पे एंटर करना है, जो भी उसने एक्चुअल में दिया है। 4 दिया हो तो 4, 3 दिया हो तो 3। ओके, 4 को क्लिक करो एंड जस्ट एंटर। ओके, एंड वंस अगेन क्लिक टू द लेबल। नाउ यू कैन सी हियर नंबर वहां पे नहीं आया है 43, वहां पे लेबल आ चुका है जो 4 को मैंने दिया था। क्या दिया था 4 को? एग्री। अंडरस्टैंड? यस सर। ये करना क्यों जरूरी है? अगर मैं ये नहीं करता, सपोज वो 43 ही वहां पे रहता, तो क्या हो जाता? क्या लगता है आपको, अगर वहां पे 4 की जगह 43 अगर हम कंसीडर करते, मतलब मुझे वो पता ही नहीं चलता कि वहां पे 4 है या 43 है, और मैं एनालिसिस कर चुका होता, तो क्या डिफरेंशिएट होता उसमें? ऑब्वियसली मेरा एनालिसिस गलत हो जाता, राइट? उसमें जो मैं एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने वाला हूं, लाइक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके वैल्यूज में डिफरेंस आता, राइट? समझ रहे हो? यस सर, यस सर। के लिए ये चेक करना जरूरी है। ओके, 1 मिनट। जस्ट आपको एक बार चेक करना है कि जो भी एंट्री आपने की है उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वो आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड थिंग, अभी सपोज आई विल कंसिडर ओनली these 5 statements, okay, these 5 questions। ये मेरे एक वेरिएबल के कंपोनेंट्स का यहां पे मैंने एंट्री किया है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। अब मुझे उस कंपोनेंट का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट का एनालिसिस कैसे कर सकता हूं? पहले मुझे उस कंपोनेंट का टोटल निकालना होगा, राइट? मतलब ये जो 5 क्वेश्चंस है वो मेरा एटीट्यूड का एक जो कंपोनेंट है उससे वो मेजर करता है। अगर मैं उसका टोटल करता हूं तो मुझे उसका एनालिसिस मिलेगा, मतलब उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, राइट? बेसिकली हम सर्वेज में या स्टेटस स्टडी में क्या क्या निकालते हैं? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, यस, और उसका एनालिसिस पूरा, यस। और उसके आप ग्राफ्स भी निकाल सकते हो और उसमें कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए अगर मेरा एक स्केल है, एटीट्यूड स्केल है, उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, और फर्स्ट कंपोनेंट का अगर मुझे मीन और एसडी निकालना है तो पहले मुझे फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो रिस्पॉन्स आया है उसका टोटल करना पड़ेगा, राइट? सो वो क्या आता है, ये 5 क्वेश्चंस का मुझे टोटल यहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी जैसे हमने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एंट्री की है, तो हम इसका जो टोटल है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? आपको जस्ट जाना है ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल। ओके, उसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका टारगेट वेरिएबल होगा। क्या टारगेट होने वाला है? सपोज दिस इज कंपोनेंट एटीट्यूड कंपोनेंट 1, AC1। अगर मैंने उसको नाम दिया एटीट्यूड कंपोनेंट 1, ओके, देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसका टोटल करना है। तो आपको सिर्फ वहां पे क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, शेयरिंग ड्यूटीज वाला है, तो जस्ट उसके जो क्वेश्चंस है उसे यहाँ पे ऐड करना है। फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जस्ट क्लिक वंस, यहाँ पे उसको ले लिया, क्लिक टू द प्लस बटन,
then second question, plus button, third question, plus button, fourth question, plus button, fifth question. Okay, 5 questions हमारे आ गए और जस्ट क्लिक ओके। अभी याद क्या रखना है, टारगेट वेरिएबल हमने क्या दिया है, AC1। ओके, जस्ट क्लिक ओके। नाउ दिस इज द आउटपुट फाइल। ओके, जो भी एनालिसिस आप करोगे वो इस आउटपुट फाइल में आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कंप्यूट किया है तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि वो हमारा जो टोटल है वो कहाँ पे आ चुका है। अगर आप लास्ट में उसे स्क्रॉल करोगे तो सबसे एट द एंड ऑफ लास्ट कॉलम में ये आ चुका है, देखो AC1। यस यस, इजी है। Yes, sir. इजी है, सबको समझ में आ रहा है। यस, आई गॉट इट। ओके, नाउ वी विल गो वंस अगेन। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड जो मेरा कंपोनेंट है एटीट्यूड वाला, जो मेरा ये था A1, A2, A3, A4, A5, नाउ B1, B2, B3, B5 एंड B6, इसमें मेरे 6 स्टेटमेंट्स हैं, उसका मुझे टोटल निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, कहां पे जाना है फर्स्टली बताओ आप। Transform. यस, ट्रांसफॉर्म, क्लिक Compute variable. compute variable. Select the target variable as AC2 maybe. मतलब Yes, कर सकते हैं ऐसा? yes, AC2. Now And then we have to select these 5-6 categories from the available. Yes. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल नेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। सर आपने जो उसको नाम दिया है वो दिख रहा है यहाँ पे। यस यस, So we'll have कौन to सा आ रहा है, identify अगर हम that. वेरिएबल व्यू में जाएंगे तो ये नेम्स वहां पे नहीं दिख रहे, क्या दिख रहा है हमें, लेबल्स दिख रहे हैं। Labels. अंडरस्टैंड। सो मैंने Yes, sir. फर्स्ट वेरिएबल जो कंपोनेंट था हमारा उसको क्या दिया था, शेयरिंग ड्यूटीज, Sharing. और सेकंड को मैंने क्या दिया था, Encourage. इनकरेजिंग। इनकरेक्ट। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इनकरेजिंग के Encouraging जो one. भी 6 स्टेटमेंट्स है उसे यहाँ पे कंप्यूट में Add लेना है। करते जाना है। हाँ. यस, सो हम यहाँ पे करेंगे AC2, इसे पहले हटा देना है, इसे जस्ट आप बैक बटन से हटा दो, नहीं तो वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, Yes. हाँ. सो स्क्रॉल डाउन। Encouraging. Yes, now you can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6. Okay, Yes, sir. just click first question. यहाँ पे Enter. एरो बटन पे क्लिक करना है, हाँ. Add. उसके बाद प्लस, प्लस भूलना नहीं है, प्लस वहां पे डालना है। ठीक है, Yes, sir. देन सेकेंड क्वेश्चन ऐड Arrow. प्लस, Plus. थर्ड क्वेश्चन एरो प्लस, Plus. फोर्थ प्लस, Fifth. फिफ्थ प्लस, 6 प्लस 6। अब इसमें प्लस नहीं ऐड करना है, ठीक है, डायरेक्टली इज इक्वल ओके। टू। एंड नाउ आप स्क्रॉल करो, लास्ट कॉलम जो होगा उसमें आपको दिखेगा AC2। अंडरस्टैंड, कुछ डिफिकल्ट है? No, sir. यस, उसी तरह से हम थर्ड एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद उसका टोटल करेंगे। ठीक है, नाउ B6 तक हमने लिया था, नाउ C1, C2, C3, C4, C5, C6। ओके, उसका एक बार वेरिएबल में नेम क्या हमने ऐड किया है वो देखना है, लर्निंग एटीट्यूड। ओके, सो गो टू द डेटा व्यू, ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, स्क्रॉल डाउन and click to the learning attitude. Firstly, remove these questions, click to the learning attitude, question 1 plus question 2 plus question 3 plus question 4 plus question 5 plus question 6. Okay, and click OK button. Okay, यहाँ पे क्या हुआ है, सम क्या रह गया, टार्गेट व्हेरिएबलला AC3 लिहायचं होतं। राइट। सो हमें सॉफ्टवेयर बता देता है कि आप कुछ तो मिसिंग कर रहे हो। तो टारगेट वेरिएबल हमने ऐड नहीं किया था, जो AC2 था
उसी को हमने कैरी किया था वो नहीं लेता है, तो यहाँ पे AC3 ऐड करना है एंड जस्ट क्लिक ओके। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि लास्ट में AC3 आ चुका है। ठीक है, 28. समजलंय? नाव आता आपल्याला असं करायचंय की मी आता तुम्हाला पूर्ण जास्त वेळ हेच नाही शिकवू शकत, त्याच्यामुळे आपण एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेतोय AC1, AC2 and AC3. We have 3 datas. Okay, now we will go to the total of AC1, AC2 and AC3. So हमें क्या हो जाएगा कि 3 components and 1 total of 1 variable मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस पे कैसे एनालिसिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड? सो अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, इसे हटा दो, यहां पे टोटल AC, राइट? अब यहां पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, Total A2, AC1 प्लस AC2, AC2 प्लस F plus AC3. AC3. Okay, and click OK. यहां पे क्या हुआ है, वेरिएबल नेम कंटेंट्स एंड illegal characters. Why? Because we give the space. Okay, space हटा दो and click OK. Okay, so यहाँ पे आ चुका है हमारा टोटल AC. 80. Now we have the 3 components or sub variables and 1 total variable. Okay, अब मुझे इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है। अगर मुझे स्टेटस स्टडी है मेरा और मेरे पास सब कंपोनेंट्स है और 1 टोटल कंपोनेंट है, तो उसका मुझे एनालिसिस करना है, मुझे उसका मीन एंड एसडी निकालना है। अगर आप यही एक्सेल में करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा आपको पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो देखिए आप कैसे होता है। आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक टू द एनालाइज, आपको ये स्टेप से याद रखना है। ठीक है, क्लिक टू एनालाइज, go to the descriptive statistic and go to the frequencies. Understand? Yes, yes. Go to the analyze, descriptive statistic and frequencies. Click frequencies. 3. Yes, now we will scroll down और हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, वेरिएबल्स ऐड करने हैं। Which variables? Sub components and 1 component. So AC1, AC2, AC3. AC3 and total AC. Total. Okay, 3 subcomponents and 1 component, right? अब यहाँ पे 3 options आपको मिल रहे हैं, statistics, charts and formats. So firstly click to the statistics. Now see, there are so many options. Just one click you have so many options. You have percentile value, you have central tendency value, you have dispersion and distribution. Okay, so इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम यूज करते हैं, mostly in the surveys, mean and standard. Yeah, you can add also the median, mode. Okay, लेकिन यहाँ पे मैं इसे चलो ऐड कर लेते हैं, मीडियन, मोड, सम भी ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है। और नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे वेरिएंस भी मिलेगा, रेंज भी मिलेगा, मैक्सिमम, मिनिमम एंड स्टैंडर्ड एरर मीन भी मिलेगा आपको। उसके साथ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी है, उसका यूज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल गो विद मीन, मीडियन, मोड, सम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, Continue. and just click continue and click OK. Now see, our analysis is done. कहाँ पे है वो, हमारे आउटपुट फाइल में। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो और जो सेकेंड वाला हमारा आउटपुट फाइल है यहाँ पे आप देखिए, look, we have the AC1 mean कितना है 21.1933, we have AC2 mean 26.6639, AC3 mean 26.0840 and total AC 73.9412, राइट। यहाँ पे मीन मिल चुका है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड सम भी है,
मतलब टोटल भी हमें मिला है। कितने मिनट में मिला है? विदिन अ सेकंड, राईट? म्हणजे आपल्याला इथे 4 व्हेरिएबल्सचे मीन आणि एसडी किती वेळामध्ये मिळालेत? 1 सेकंदामध्ये मिळाले। आणि समजा हे जर तुम्ही एक्सेल मध्ये करायला गेलात तर तुम्हाला प्रत्येक व्हेरिएबल साठी इंडिव्हिज्युअली मीन एसडी काढावा लागेल, बरोबर आहे? प्रत्येकाला टेबल मांडावं लागेल। हो, आणि प्रत्येकासाठी तुम्हाला ड्रॅग अँड ड्रॉप करावा लागेल, फॉर्म्युला सिलेक्ट करावा लागेल, मीन साठी वेगळा, एसडी साठी वेगळा, प्रत्येक व्हेरिएबल साठी वेगळा, टोटल साठी वेगळा, बरोबर आहे? तेच तुम्हाला एसपीएसएस किती वेळामध्ये देत है? विदिन 2 सेकेंड, राइट? अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज भी मिलेगी, ठीक है? लो, AC1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 25, राइट? कितने स्टेटमेंट्स थे हमारे AC1 में? वी हैव 5 क्वेश्चंस, राइट? 5 स्टेटमेंट्स। और हमारे जो वैल्यूज थे वो कितने थे? 1 to 5। स्ट्रांगली डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, 5 थे, राइट? मीन्स अगर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? उसका स्कोर कितना होगा एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम? अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसका मैंने आंसर किया स्ट्रांगली एग्री, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5, राइट? और उसी जगह अगर मैं स्ट्रांगली डिसएग्री को क्लिक करता हूं तो 1, राइट? सो मेरे सब कंपोनेंट में टोटल क्वेश्चन है 5, राइट? उसमें से मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? अगर मुझे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 1 1 1 स्कोर मिला तो 5 क्वेश्चंस के टोटल कितने हो गए? 5। और मैक्सिमम अगर मैंने स्ट्रांगली एग्री किया तो 5 5 5 5 5 कितने हो गए? 25। सो यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ही पता चलता है मिनिमम हमारा स्कोर रहेगा 5, मैक्सिमम रहेगा 25। अंडरस्टैंड? अगर आपके फ्रीक्वेंसी में 26 ऐड हो जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 26 का, एक फ्रीक्वेंसी आ गई उसमें, इसका मतलब क्या है? कुछ तो गलत है। यस, हमने कहीं पे तो गड़बड़ की है, जहां पे 5 देना था वहां पे हमने 6 दिया है, राइट? उसकी वजह से हमारा टोटल 25 से आगे बढ़ चुका है 26। अंडरस्टैंड? तो आप वापस जाके आपका जो डेटा शीट है उससे चेक कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, उसमें आपको उसका परसेंटेज भी मिल जाएगा हर एक फ्रीक्वेंसी का। अब ये परसेंटेज आपको कहाँ पे यूज होता है? ये तो हमारा स्केल था। अगर मैंने यस नो टाइप क्वेश्चन ऐड किए, उसमें 1 और 2 उसमें मैंने अगर वैल्यूज दी होंगी लेबलिंग के यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी में 1 मतलब जो भी टोटल आपका होगा उसके फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे, राइट? सो आपको यहाँ पे मिल सकता है यस का परसेंटेज और नो का परसेंटेज। अंडरस्टैंड? टू कंपेयर इट। यस, डायरेक्टली आपको यहाँ पे परसेंटेज उसका मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप देख सकते हो AC1, AC2 और टोटल AC वाला भी आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मिल चुका है, ठीक है? मीन और एसडी निकालने का जो प्रोसेस है वो समझ में आया सबको? यस। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है कंपोनेंट वाइज और टोटल वाइज। अब हम उसमें एडिशनल कुछ देखते हैं। एनालिसिस में जाओ, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाओ, फ्रीक्वेंसीज में ही हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स ऐड किए हैं। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, कौन सा? चार्ट वाला। जस्ट क्लिक टू द चार्ट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ चार्ट, ओके? बार चार्ट, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। अंडरस्टैंड? अगर मैं इसमें ही बार चार्ट को क्लिक करता हूं तो उसमें मुझे मिलेगा कि चार्ट वैल्यू आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चाहिए या परसेंटेज के हिसाब से चाहिए। We'll go with the percentage, okay? And then click continue. Okay. Now you will see
यहाँ पे टेबल तो आ चुके हैं, लेकिन उसके नीचे आपको बार चार्ट मिल गया है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? यस यस एक ही क्लिक में आपको टेबल्स भी मिल रहे हैं और उसका बार चार्ट भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब आप इसको इसमें जो टेबल्स आपको मिले हैं उसको आप यूज कर सकते हो आपके एनालिसिस में, ठीक है। अब अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो ये ग्राफ आप उसमें यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर ग्राफ तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर इसे मुझे मॉडिफाई करना है। कर सकते हो आप। SPSS में वो फैसिलिटीज अवेलेबल है। कैसे? जस्ट क्लिक टू द ग्राफ एंड यू हैव द चार्ट एडिटर। यहाँ पे देखो आपको चार्ट एडिटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट को एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका टाइटल चेंज करना है, ठीक है, तो मैं टाइटल यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ABC डालता हूँ, ठीक है। जो भी आपका जो पूरा आपको टाइटल वहां पे देना है वो आप दे सकते हो। रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको वहां पे टाइटल चाहिए ही नहीं, आप वर्ड में खुद से टाइटल ऐड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। देन जो चार्ट है उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। कैसे? जस्ट डबल क्लिक करना है, आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे, कोई भी एक कलर चूज करो, अप्लाई। देखिए यहाँ पे चार्ट का कलर चेंज हो चुका है। चेंज कलर, अप्लाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप उसमें ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड में हम लेंगे, ठीक है। और अब मुझे इस बार का कलर चेंज करना है, आप उससे भी कर सकते हो। डबल क्लिक करो, गो विद द ब्राइट कलर। अब अच्छा लग रहा है चार्ट, यस राइट? आप यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज की जगह कुछ और लिखना है तो उसे भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक एंड चेंज इट। ओके, नीचे वाला टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पे आपका टूल बार है, वहाँ पे आप एक्सिस में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, स्केल में चेंज करना चाहते हो, डेटा में चेंज करना चाहते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज हम कम समय में यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन मैंने ये बताया कि चार्ट को भी आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट क्लोज इट, आपको आपका चार्ट यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा। समजलाय? बरोबर चार्टला तुम्ही एडिट करू शकता, त्याला त्याचे कलर चेंज करू शकता, त्याचे टाइटल बदलू शकता, किंवा त्याच्यात खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, ते तुम्ही यूज करू शकता त्याच्यामध्ये, ठीक है। ओके ओके। नाउ हमने यहाँ पे देखा कि टेबल्स कैसे निकालना है और चार्ट कैसे निकालना है। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड चार्ट। ओके, ये तो हो गया बार चार्ट। विल गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, फ्रीक्वेंसीज, go to the charts. Now we will see the pie chart with percentage. Continue. Okay, now you can see the pie chart. हां ओके, म्हणजे तुमच्या डेटाला कशाची गरज आहे? तुम्हाला ग्राफिकल प्रेझेंटेशन मध्ये बार चार्ट हवाय, पाय चार्ट हवाय की हिस्टोग्राम हवाय, त्या पद्धतीने तुम्ही इथे चूज करू शकता, ठीक आहे। याला पण तुम्ही एडिट करू शकता। जस्ट डबल क्लिक करा, इथे तुम्हाला एडिटचा ऑप्शन मिळतो, त्या पद्धतीने तुम्ही एडिट करू शकता, कलर चेंज करू शकता, त्याच्यामध्ये तुम्ही इथे व्हॅल्यूज पण ऍड करू शकता। खूप सारे ऑप्शन्स तुम्हाला याच्यामध्ये मिळतात, ठीक आहे। ओके, या दोन गोष्टी कळाल्या? इन लाइन ग्राफ थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, चार्ट and histogram. Okay, okay. Histogram with percentage, right? आता पाय चार्ट आणि हिस्टोग्राम मध्ये काय फरक आहे? What is the difference between pie chart, bar chart and histogram? काय फरक जाणवत आहे?
चला विचार करा आणि मला नंतर तुम्ही सांगा. ठीक आहे, मी क्लोज करतोय. 3 चार्ट तुम्हाला लक्षात आले? बरोबर. ओके, नाउ वी विल गो टू द डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस, सेकंड डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक अँड डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस. ओके, फ्रिक्वेन्सीज मध्ये आपण पाहिलं आणि थर्ड फॉर्मॅट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला असेंडिंग व्हॅल्यू, डिसेंडिंग व्हॅल्यू, असेंडिंग काउंट्स, डिसेंडिंग काउंट्स, कंपेअर व्हेरिएबल, ऑर्गनाइज आउटपुट या सगळ्या गोष्टी वापरता येतात. आता यात खूप साऱ्या ऑप्शन्स तुम्हाला इथे अवेलेबल आहेत, पण तुमचा उद्देश काय आहे, तुम्हाला कशा पद्धतीने डेटा हवाय त्यानुसार तुम्ही हे ऑप्शन्स इथे चूज करू शकता. ठीक आहे, सो ते मी इथे नाही घेत. आपण जाऊया पुढे. ठीक आहे, गो टू द अनालाइज डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक अँड सेकंड ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस. नाव इथे आपल्याला काय काय ऑप्शन्स मिळतात, परत आपण तेच व्हेरिएबल्स इकडे ऍड करूया. Now see, in the descriptive option, you have the mean, sum, standard deviation, minimum, variance, maximum, range, standard error mean, kurtosis, skewness, and display type, variable list, alphabet, ascending order and descending order. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सीज मध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सी प्लस हे ऑप्शन्स मिळत होते. डिस्क्रिप्टिव्ह ऑप्शन्स मध्ये आपल्याला फक्त डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकच्या संदर्भात ऑप्शन्स मिळतात. ठीक आहे, सो इथे आता समजा मी मीन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, मिनिमम, मॅक्झिमम आणि रेंज आपण सिलेक्ट करूया अँड कंटिन्यू. ओके, ठीक आहे. सो तुम्हाला एकाच टेबलमध्ये नंबर ऑफ स्टुडंट्स मिळाले, रेंज मिळाली, मिनिमम मिळाला, मॅक्झिमम मिळाला, मीन मिळाला आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन मिळाला. ठीक आहे, सो तुमचा उद्देश काय आहे, आपको क्या वहां पे एनालिसिस चाहिए, उस हिसाब से आप उसके ऑप्शंस यूज कर सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कहां पे मिल रहा है? परसेंटेज में, फ्रीक्वेंसीज में, फ्रीक्वेंसी, राइट. एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टॅटिस्टिक अँड फ्रीक्वेन्सीज. ओके, समजलं? इथे तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मिळतं, पण अनालाइज, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ऑप्शन्स मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला चार्ट्स ऑप्शन मिळत नाही, फक्त तुम्हाला अनालिसिस तिथे मिळतं. ठीक आहे, समजलंय? बरोबर. आता मी तुम्हाला येस काही डाऊट असेल तर विचारा. हॅलो. नो सर, इथपर्यंत मला तरी काही डाऊट्स नाही. ओके ओके. आता डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस मध्ये असं होतं की एक्सेल मध्ये तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल काढायला लागतात. इथे मी तुम्हाला 3 सब व्हेरिएबल्स, सब कंपोनंट्स आणि एका व्हेरिएबलचं अनालिसिस करून दाखवलं. सपोज माझा जर डेटा शीट पूर्ण रेडी आहे, माझ्याकडे कंपोनंट वाईज पण आता सम झालेली आहे सपोज, आणि माझ्याकडे टोटल पण आहे, सो तुम्ही 1 क्लिक मध्ये टोटल अनालिसिस करू शकता. कसं? जस्ट गो टू द अनालाइज, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक, फ्रिक्वेन्सीज, सगळे व्हेरिएबल सिलेक्ट करा, सिलेक्ट ऑल, एरो वरती क्लिक करा, सगळे व्हेरिएबल्स आले तुमचे. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जा, तुम्हाला फक्त इथे पाहिजे मीन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन पाहिजे असेल तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन, कंटिन्यू. चार्ट मध्ये जा, तुम्हाला इथे समजा बार चार्ट हवाय किंवा बार चार्ट टाकूया आपण इथे, कंटिन्यू करा. म्हणजे मला सगळ्या व्हेरिएबल्सचं अनालिसिस इथे हवंय. तुम्ही सगळे व्हेरिएबल सिलेक्ट केले, स्टॅटिस्टिक सिलेक्ट केलं त्याच्यासाठी आणि चार्ट पण सिलेक्ट केला. गो टू द क्लिक बटन and now see. हे तुम्ही पाहू शकता, AC1, AC2, AC3 टोटल, त्याच्यानंतर जेंडर, एज, कॅटेगरी, स्टेटस. तुम्हाला इथे सगळ्या व्हेरिएबल्सचं अनालिसिस मिळाले विदिन 1 क्लिक, विदिन 2 सेकंड्स, राईट. किती वेळ लागला आपल्याला सगळं अनालिसिस करायला, सगळ्या व्हेरिएबलचं मीन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायला? ओनली सिलेक्शन ऐड करते जाना, ओके करते. Yes, yes. So this is the power of SPSS. ये आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा. अगर आपका डेटा शीट सही तरह से आपने एंटर किया है,
अगर आपका वेरिएबल जो शीट है वो आपने अच्छी तरह से रेडी किया है तो आपका एनालिसिस 1 क्लिक पे है, पूरा एनालिसिस आपको 1 क्लिक पे मिलेगा और Yes, sir. इससे Sir, इजीली the आपको only एक्सेल में भी नहीं मिलेगा। condition, as you said, our data sheet should be ready. यस असली वर्क तो आपका डेटा शीट और वेरिएबल व्यू में है, जो हमने लास्ट Agree, लेक्चर sir. में लिया था। अगर Yes, आपका वो सही sir, से आपने yes, sir. प्रिपेयर किया है तो आपके एनालिसिस इज वेरी इजी ओके। नाउ सी, उसके रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसी के भी टेबल मिल रहे हैं नीचे इंडिविजुअल, ठीक है। उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो मुझे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मिल रहा है। ये देखिए, हर एक क्वेश्चन का लुक, टोटल एसी, नाउ जेंडर, कितने मेल है कितने फीमेल है, ओके। देन उसके नीचे आप अगर जाओ तो हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मिल रहा है और सबसे ऊपर आपको उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल रहा है। अंडरस्टैंड? है कि नहीं इजी? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, नाही सर, ओके आहे. ओके, सो पुढे जायचं? हो सर. यस, नाउ अगर आपका स्टडी कोरिलेशनल स्टडी है, ठीक है, सेकेंड टाइप में हम जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा कि हमें मीन मिल रहा है, मीडियन मिल रहा है, मोड मिल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अगर मेरा स्टडी कोरिलेशनल स्टडी है और मेरे पास 2 वेरिएबल का डेटा है, सपोज मेरा ये 1 वेरिएबल है AC1 एंड सेकेंड वेरिएबल है AC2, ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल्स का मुझे कोरिलेशन चेक करना है। तो कोरिलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? Can you hear me? T-test, sir. No, for the correlation. Okay, I'm okay. not asking about the experimental study. I'm not asking about the effectiveness. I'm asking about the correlation. Which correlation we use? किसी का correlational study है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो कोरिलेशन में हम यूज करते हैं पियर्सन्स कोरिलेशन, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है? गो टू द एनालाइज, गो टू द कोरिलेट, ओके, एंड बाइवेरिएट कोरिलेट। जस्ट उसमें हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स आपको ऐड करना है। नीचे आपको मिल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पियर्सन, किंडल्स एंड स्पेरमन, राइट। यहाँ पे सिग्निफिकेंस मिल रहा है 2 टेल और 1 टेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं AC1 एंड AC2, ओके। गो टू द ऑप्शंस, वहां पे आपको मिलेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए, क्लिक टू दैट। क्रॉस प्रोडक्ट डेविएशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो ठीक है। और कंटिन्यू, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पियर्सन एंड जस्ट क्लिक ओके। आपको यहाँ पे कोरिलेशन मिल चुका है। कितना है कोरिलेशन? What is the correlation between AC1 and AC2?
Can you hear me? हॅलो, काय आलंय आपलं कोरिलेशन? correlation is significant at 0.0 0.01 लेवल, राइट? टू टेल कोरिलेशन हमें मिल चुका है। Yes. लेकिन वैल्यू क्या है कोरिलेशन की? 0.504 0.504। मीन्स हमारा कोरिलेशन किस में आ रहा है? वी हैव द कोरिलेशन टेबल ना, Yes, 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80 and 81 to 1, right? Like 0.1 to 0.20, 0.21 to 0.40 plus minus, right? अगर हमारा 0.50 आ रहा है, it means our correlation is average. Okay? मध्यम स्वरूपाचं कोरिलेशन आपलं आलेलं आहे व्हेरिएबल AC1 आणि व्हेरिएबल AC2 मध्ये। आले लक्षात? आणि आपण 2 टेल घेतलेला आहे, 1 टेल पण तुम्ही यूज करू शकता आणि इथे 2 टेल पण यूज करू शकता। ठीक आहे, आपली लेवल काय आहे? 0.01 लेवल वरती आपण हे कोरिलेशन काढलेलं आहे। हो, आले लक्षात? बरोबर. कोरिलेशन कसं काढायचं कळालं? पहिल्यांदा तुमच्याकडे 2 व्हेरिएबल्सच्या टोटल हव्यात, त्याच्यानंतर तुम्ही कोरिलेशन काढू शकता। ठीक आहे, जस्ट तुम्हाला जायचं आहे अनालाइज, क्लिक टू द कोरिलेट बाय व्हेरिएट, व्हेरिएबल्स इकडे सिलेक्ट करून घ्यायचे, पियर्सनला सिलेक्ट करायचं, ऑप्शन मध्ये जाऊन मीन आणि स्टँडर्ड डेविएशनला सिलेक्ट करायचं आणि ओकेला क्लिक करायचं। ठीक आहे, सो तुम्हाला हा टेबल मिळेल। इथे AC1 चं मीन स्टँडर्ड डेविएशन आलेला आहे, नंबर ऑफ स्टुडंट्स आलेला आहे, AC2 चा मीन SD आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स आलेला आहे आणि खाली तुम्हाला इथे कोरिलेशन सगळं कोरिलेशन मिळालेलं आहे। ठीक आहे, सपोज वी हॅव 3 व्हेरिएबल्स, ओके, आणि तुम्हाला तिन्ही म्हणजे प्रत्येक व्हेरिएबलचं दुसऱ्या प्रत्येक व्हेरिएबलशी कोरिलेशन काढायचं असेल, ओके, सो ते कसं काढू शकता तुम्ही? बॅक जाऊया आपण परत एकदा बघा, गो टू द अनालाइज, कोरिलेट बाय व्हेरिएट and add third variable, okay, AC3। now options में हमने already select किया है mean and standard deviation, Pearson, two tail and click OK। now see, we have the mean of AC1, AC2 and AC3, standard deviation of AC1, AC2 and AC3, and now we have the correlation of AC1 to AC1। AC1 to AC1 correlation कितना है? 1। Why? 1 is the highest correlation. Yes, yes. का बरं 1 आलंय तिथे? कोणी सांगू शकेल का? AC1 to AC1 चं कोरिलेशन हे 1 का आलंय, म्हणजे हायेस्ट का आलंय? बाकीचे पॉइंट मागे नाही कळालं? कोणी सांगू शकेल? AC1 to AC1 चं कोरिलेशन 1 म्हणजे हायेस्ट असतं, सर्वोच्च कोरिलेशन, अतिउच्च सहसंबंध। का बरं आलं ते? AC2 0.50। येस, AC1 to AC2 चं काय आलेलं आहे? 0.504 आणि AC1 to AC3 चं आलेलं आहे 0.535। therefore AC1 to AC1 चं 1 का आलंय? का बरं? इक्वल असल्यामुळे, बिकॉज एकाच व्हेरिएबलचं त्याच व्हेरिएबलशी ज्यावेळी आपण कोरिलेशन करतो त्यावेळी व्हॅल्यू चेंज होतात का? नाही, सेम व्हॅल्यूज असतात। म्हणजे मला एका व्हेरिएबल मध्ये मिळालेला स्कोर हा त्या व्हेरिएबलचा तो तेवढा स्कोर आहे, तो चेंज होणार आहे का? नाही। सो एका व्हेरिएबलचं ज्यावेळी त्याच व्हेरिएबलशी तुम्ही कोरिलेशन करता त्यावेळी ते 1 येतं, लक्षात ठेवायचं। ठीक आहे, सो आता इथे तुम्हाला कोरिलेशन मिळालेलं आहे AC1 to AC2 चं 0.504
and AC1 to AC3 चं 0.535. 35. ओके, हं. आणि दोन्ही तुम्हाला 2 टेल मध्ये मिळालेले आहेत सिग्निफिकन्स. खाली तुम्हाला 0.01 लेवल मिळालेली आहे. हा जो चार्ट असतो तो या पद्धतीने असतो, कधी लक्षात ठेवायचं. ही जी लाईन आहे याच्या वरच्या व्हॅल्यूज असतात त्या कोरिलेशनच्या असतात आणि सेम व्हॅल्यूज तुम्हाला इथे मिळतील. ठीक आहे, म्हणजे AC2 चं AC1 शी जे कोरिलेशन आले तेच तुम्हाला इथे AC1 टू AC2 चं दिसतंय. ठीक आहे, 504, 504, 535 आणि 535. अंडरस्टँड? लक्षात आलंय? म्हणजे तुम्हाला 2 व्हेरिएबलचं पण तुम्ही कोरिलेशन काढू शकता, आणि और 3 याचं. 2 पेक्षा जास्त व्हेरिएबल्सचं पण तुम्ही एकत्रित कोरिलेशन काढू शकता. आता तुम्हाला हा टेबल टाकायचा असेल तर तुम्ही हा टेबल टाकू शकता. अदरवाइज you can modify the table. You can add only 2 variables and their correlation. Then you can add second table, second 2 variables and their correlation. Okay, understand? Yes. म्हणजे पहिल्या Yes. टेबल मध्ये मी AC1 टू AC2 चं कोरिलेशन ऍड करेल माझ्या रिसर्च मध्ये, आणि सेकंड व्हेरिएबल मध्ये म्हणजे सेकंड टेबल मध्ये मी AC1 आणि AC3 चं कोरिलेशन ऍड करेल. जर तुम्हाला अनालिसिस मध्ये सिंगल टेबल मध्ये 2च व्हेरिएबलचं अनालिसिस करायचं असेल, कोरिलेशन दाखवायचं असेल, तर त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचे टेबल मॉडिफाय करू शकता. पण अनालिसिस काढताना तुम्हाला एकत्रितपणे सगळ्या व्हेरिएबल्सचं एकत्र कोरिलेशन काढता येतं. समजलं? AC1, AC2, AC3, etc. एव्हरीवन अंडरस्टँड? Yes. हो, yes. sir. येस. सो आपण स्टेटस स्टडी पाहिला, त्याच्यामध्ये जे अनालिसिस केलं जातं ते कसं काढायचं ते पाहिलं. आपण कोरिलेशनल स्टडी पाहिला, त्याच्यामध्ये जे अनालिसिस आहे ते कसं करायचं ते आपण पाहिलं. नाव म्हणजे इथपर्यंत जर तुम्हाला कळालं असेल तर आपण पुढे जाऊया. नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी. ओके, इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपण काय काढतो त्याच्यामध्ये? कोणती व्हॅल्यू काढतो अनालिसिस मध्ये? येस, कॉज अँड इफेक्ट मध्ये काय काढतो आपण? ठीक आहे. टी व्हॅल्यू, राईट? सो नाव वी विल सी टी व्हॅल्यू आपण कशी काढायची. ठीक आहे, सपोज आता आपण हाच डेटा घेऊया. सपोज दिस इज द AC1. आपण याला चेंज करूया नेहमीच. ओके, सपोज this is your pre-test. Okay, this is your post-test. Understand? Yes. आपण काय केलं, आपल्याकडे आता 2 डेटाज मिळाले. एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण काय करतो? We have our pre-status and after the program we have our post-test status. Okay, आपल्याकडे 2 व्हॅल्यूज असतात. एक प्री टेस्टची व्हॅल्यू असते आणि एक पोस्ट टेस्टची व्हॅल्यू असते. आणि प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्ट मध्ये काय इफेक्टिव्हनेस आलेला आहे हे आपण टी व्हॅल्यूने चेक करतो, राईट? सो ते कसं काढायचं? गो टू द अनालाइज, गो टू द कम्पेअर मीन्स. Compare. ओके, तिथे तुम्हाला मीन्स मिळतंय 1 सॅम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडंट सॅम्पल टी टेस्ट, पेअर्ड सॅम्पल टी टेस्ट अँड 1 वे एनोवा. ओके, एनोवा पण तुम्हाला काढता येतो. सो पहिल्यांदा आपण पाहूया की टी टेस्ट कशी काढायची. सो पेअर सॅम्पल टी टेस्ट वरती क्लिक करा. नाव यू कॅन सी पेअर व्हेरिएबल्स इथे तुम्हाला मिळतील आणि इथे तुम्हाला ऍड करायच्या आहेत व्हॅल्यूज. व्हेरिएबल म्हणजे प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्टची व्हॅल्यू, म्हणजे ते व्हेरिएबल तुम्हाला इथे ऍड करायचं. ते कसं करणार? जस्ट स्क्रोल, ऍड प्री टेस्ट व्हॅल्यू, देन पोस्ट टेस्ट व्हॅल्यू. ओके, आता इथे तुम्हाला दिसतंय की पेअर आपण काय करतोय? प्री टेस्ट टू पोस्ट टेस्ट करतो. ठीक आहे, देन गो टू द ऑप्शन्स. नाव वी हॅव द कॉन्फिडन्स इंटरवल. इथे 95% दिलाय. 95% म्हणजे काय? जो इफेक्टिव्हनेस तुम्हाला मिळणार आहे तो 95% मध्ये मिळणार आहे, म्हणजे 0.05 लेवलला. ओके, जर तुम्ही त्याला चेंज करून 99 केलं तर it is 0.01 level. Okay, now just click OK and see you have the mean of pre-test, mean of post-test, number of students, standard deviation of pre-test and post-test,
standard error mean of pre-test and post-test, and now you have the correlation also. Pre-test and post-test correlation इथे तुम्हाला मिळालेला आहे 0.5404 सिग्निफिकन्स लेवल तुम्हाला इथे मिळालेली आहे, आणि इथे तुम्हाला तुमचं मिळालेलं आहे टी व्हॅल्यू. टी व्हॅल्यू किती आलेली आहे? -28.961, राईट. आणि इथे पण तुम्हाला मीन मिळालेला आहे एकत्रित. हा मीन आपण यूज नाही करत, हा मीन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन आपण यूज करतो, आणि टी व्हॅल्यू ही यूज करता तुम्ही, आणि त्याची लोअर व्हॅल्यू आणि अप्पर व्हॅल्यू तुम्ही ही यूज करता. म्हणजे ही झाली तुमची कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आणि ही झाली तुमची टेबल व्हॅल्यू. अंडरस्टँड? 0.01 लेवल, 0.05 लेवल, आणि दिस इज युअर कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू. दिस इज युअर DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, दिस इज युअर सिग्निफिकन्स ऑफ टू टेल. ओके, सो म्हणजे 0.05 लेवलला पण पाहतोय आपण आणि 0.01 लेवलला पण पाहतो. ठीक आहे. सो याच्यावरनं तुमचा प्रोग्राम इफेक्टिव्ह आहे की नाही हे तुम्हाला लक्षात येतं. समजलंय? परत एकदा करूया. ठीक आहे. गो टू द एनालाइज, कंपेअर मीन्स, पेड सॅम्पल टी टेस्ट, ऍड युअर व्हेरिएबल. पहिल्यांदा मी व्हेरिएबल इथनं रिमूव्ह करतो. ऍड सपोज पोस्ट टेस्ट पहिल्यांदा आपण ऍड केली, प्री टेस्ट ऍड केली. तुम्ही कसंही ऍड करू शकता. ठीक आहे. ऑप्शन्स मध्ये जायचंय, 99%. नाव जस्ट क्लिक ओके. ओके, नाव इथे तुम्हाला दिसेल की तुमचा मीन आलेला आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आलेला आहे, कोरिलेशन तुम्हाला याच्यात मिळत आहे, आणि तुमचा इथे लोअर व्हॅल्यू, अप्पर व्हॅल्यू आणि टी टेस्ट तुम्हाला इथे मिळालेली आहे, आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पण तुम्हाला इथे मिळत आहे 356. ओके, नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आहेत तुमचे? 357. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1, राईट. So number of students -1 is your degree of freedom. So 356 is your degree of freedom. Your T value is there. This is your calculated T value, and this is your table T value. Okay, this is your 0.01 level. This is 0.05 level, and this is two tail T test. Okay, समजलंय सगळ्याला? ज्यावेळी तुमची कॅल्क्युलेटेड टी व्हॅल्यू ही टेबल टी व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असते, याचा अर्थ असा होतो की तुमचा प्रोग्राम हा इफेक्टिव्ह आहे. अंडरस्टँड? म्हणजे ही व्हॅल्यू तुमची जास्त आली पाहिजे या दोन व्हॅल्यू पेक्षा. जर ती जास्त येत असेल तर तुमचा प्रोग्राम इफेक्टिव्ह आहे. नाव यू कॅन एक्सेप्टेड युअर रिसर्च हायपोथेसिस अँड रिजेक्टेड युअर नल हायपोथेसिस. समजलंय? बरोबर. कोणाला काही डाऊट आहे, प्रश्न असतील तर आता विचारा. काही डाऊट्स आहेत? टी टेस्ट कशी काढायची ते समजलं? परत एकदा पॉइंट सांगा. काय 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 सांगू परत? Sir, will you please explain again? Okay, from the start. Sir, I'm finding it little bit difficult. I didn't get so much. Okay. Suppose this is your pre-test value and this is your post-test value. Okay, and we want our t-test value. Just go to analyze button, go to the compare means, select paired sample t-test, open it, then add your pre-test and post-test. Firstly add your post-test, then add your pre-test. Okay, click to the options button and select 99% accuracy. Okay, continue and then just click OK. Now you can see you have the pre-test mean
number of pre-test student, and pre-test standard deviation, and pre-test standard mean error. Okay, like that you have the pre-test mean, pre-test number of students, and pre-test standard deviation. You also have the pre-test and post-test correlational value, that is 0.504, and it is significant. And now you can see the paired sample t-test table. Here you can see the table value. This is the table value. This is your calculated value, and your calculated value is 28.961, and your table t values are 4.98140 and 5.95978. okay, and your df is 356. Df is equal to 9, means number of students minus 1. So our number of students is 357, so our df is 356. This is two-tail analysis. Okay, and now you can see that your calculated value is greater than your table t value. Okay, that's why you have to accepted your research hypothesis and rejected your null hypothesis. That means your program is effective. Understand? Thank you, sir. Now you have any doubts? No, sir. No, Yes. not at all. हेलो सर Yes, yes. सर ये टेबल टी वैल्यू क्या होता है सर? टेबल टी वैल्यू इज लाइक जब हम टी टेस्ट निकालते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड टेबल टी वैल्यू होता है. मतलब Okay, उस टेबल टी वैल्यू से आगे अगर आपका जो प्रोग्राम का वैल्यू आता है, मतलब टी वैल्यू आता है कैलकुलेटेड वाला, मींस जो हमारा प्री टेस्ट का स्कोर है और पोस्ट टेस्ट का स्कोर है, उसका इफेक्टिवनेस अगर हम देखते हैं तो वो हमारा टेबल टी वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए. अगर वो ज्यादा आता है, इसका मतलब है कि आप जो प्रोग्राम दे रहे हो वो इफेक्टिव है. अगर वो वैल्यू आपका टेबल वैल्यू से कम आता है, इट मींस दैट आपके प्रोग्राम का कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं दिख रहा है. लाइक दैट योर प्रोग्राम इज नॉट इफेक्टिव. ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, फर्स्टली प्री कंडीशंस चेक करते हैं. उसके बाद जो प्रोडक्ट आपने बनाए, सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है micro learning strategy program. Okay, so what is my motto? After using my program, the score of that particular students is high, right? Means जो मैं प्रोग्राम देने वाला हूँ उस प्रोग्राम से उनका जो टेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ सिखाया है उनको, right? It should be increased. Yes, it should be increased. अगर वो बढ़ रहा है, it means your program is effective. वो कैसे चेक करेंगे? जो टेबल टी वैल्यूज होती है, that is the range. उसके रेंज से अगर आगे आपका कैलकुलेटेड वैल्यू आता है, it means your program is effective. It is very simple. ओके सर, थैंक यू सर. Yes, yes. And you can find the table t value in the Besten Khan book. Okay, in that book you can find the table t value table, actual table. उसमें आपको values मिलेंगी, and that वो कैसे देखते हैं हम? आपका जो DF है, DF is 356. तो 356 का जो भी रेंज है, उस रेंज में आपका 0.01 लेवल पे टेबल वैल्यू कितना है और 0.05 लेवल पे टेबल वैल्यू कितना है, वो आप उस बुक में देख सकते हो. और उससे ज्यादा अगर आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू आता है, इट मींस योर प्रोग्राम इज इफेक्टिव. समझ में आया? अंडरस्टैंड? यस. सो बेसिकली हमने क्या क्या देखा है, एक सर्वे में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालना है, उसमें बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम कैसे निकालना है. उसके बाद कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स में से कोरिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, और मल्टीपल कोरिलेशंस आप कैसे निकाल सकते हो. एंड देन वी ऑलरेडी सीन दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द टी वैल्यू. ओके, so we will touch 3 paradigms of research: status, correlational studies, and cause and effect, like experimental research. Understand?
सो बेसिकली कमीत कमी वेळेमध्ये मी तुम्हाला तिन्ही फॉर्मॅट जे रिसर्चचे आहेत, ज्याच्यामध्ये सर्वे आहे, कोरिलेशन आहे आणि प्रोग्राम आहे, त्या तिन्हीचं अनालिसिस, बेसिक अनालिसिस कशा पद्धतीने करायचं ते तुम्हाला मी इथे सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काही कोणाला प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारा. काही प्रश्न आहेत? Not at all. ओके, नाव आपला वेळ तर संपत आलेला आहे, 6 पर्यंतच आपण लेक्चर घेणार आहोत. बट जाता जाता तुम्हाला मी आणखी एक गोष्ट सांगतो. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स फेसिंग अ प्रॉब्लेम ऑफ युअर डेटा इज व्हॅलिडेट ऑर नॉट. ओके, तुमचा डेटा हा व्हॅलिडेट आहे की नाहीये, सो ते चेक करण्यासाठी तुम्ही काय यूज करता? मोस्टली यू यूज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेस्ट. ओके, एनपीसी आपको निकालना पड़ता है. एनपीसी से आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटा वैलिड है या नहीं है. ठीक है, एनपीसी क्या है? किसी ने सुना है? व्हाट इज एनपीसी? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी. यस, उससे क्या पता चलता है? क्या होता है एनपीसी? आपल्याला रिस्पॉन्स देणारे बरोबर होते की नाही? येस, पण ते कसं कळतं की रिसर्च मध्ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हे तुम्हाला असं सांगतं की आपला हा रिसर्च किंवा आपला जो डेटा आहे तो प्रसामान्य वक्रामध्ये असला पाहिजे. आता प्रसामान्य वक्र काय आहे? तर उलटी बेल शेप. ओके, बेल शेप मध्ये तुमचा डेटा असायला हवा, म्हणजे त्याचे एंड पॉइंट्स आहेत तिथे स्कोर कमी असायला हवा आणि मिडल पॉइंट मध्ये ऍव्हरेज स्कोर असायला हवा, तर तुमचा डेटा हा नॉर्मल आहे असं कन्सिडर केलं जातं. सो एसपीएसएस तुम्हाला तो डेटा पण देतो, तो ग्राफ पण देतो एनपीसीचा. तर जाता जाता मी तुम्हाला ते एक सांगून जातो. ठीक आहे, सो आपण काय करूया की दिस इज आवर टोटल ॲटिट्यूड स्कोर. ओके, आपण काय केलं होतं, हे सब कंपोनंट्स कन्सिडर केले होते आणि ही आपली टोटल कन्सिडर केली होती. जर आपल्याला हा डेटा नॉर्मल आहे की नाही हे चेक करायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता? जस्ट गो टू द अनालाइज, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, फ्रिक्वेन्सीज. नाव वी विल रिमूव्ह ऑल द व्हेरिएबल्स. ओके, आणि आपण इथे फक्त एक व्हेरिएबल सिलेक्ट करूया. कोणतं करूया? टोटल वाला. ठीक आहे, टोटल एसी. Now go to the statistics, mean, standard deviation and select skewness and kurtosis. Skewness and kurtosis is the values of normality testing. Okay, म्हणजे तो स्कीव आहे की कर्टोसिस आहे या लेवल तुम्हाला इथे मिळतात. ठीक आहे, select skewness and kurtosis, go to the charts, select the histogram with normal curve. Okay, that means this is the normal probability curve. And just click to the continue and okay. Now you can see we have the histogram. Okay, and this is your normal probability curve. So याच्यावरनं तुम्हाला काय कळतंय? Is this data is normal or not? It is normal and valid also. How? Because at the middle point more scores are there and at the end point the scores are less, so it is adequate. Can you please repeat? Sir, at the end point the scores are less and in the middle only the scores are more. So as per the NPC the data is valid, it is adequate, how we are expected. Right, very true. Because look, this area and this area, if the values are more in these two areas and less in this middle area, that means your data is not normal. Means क्या हुआ है वहां पे? शायद डेटा वहां पे कॉपी हो चुका है. मीन्स जो आपने रिस्पॉन्सेस लिए हैं वो एक दूसरे से बच्चों ने वहां पे कॉपी किया है कि एक ने जो रिस्पॉन्स दिया है वही दूसरे ने दिया है, ऐसा कुछ हुआ है. या फिर किसी एक एंड पे बच्चों ने वहां पे रिस्पॉन्स दिए. सपोज मेरा एटीट्यूड स्केल है और हर एक बच्चे ने वहां पे क्या कर दिया, या फिर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, वहां पे
स्ट्रांगली डिसएग्री को क्लिक किया, अगर वो हर एक बच्चा स्ट्रांगली डिसएग्री को क्लिक कर रहा है, दैट मीन्स हर एक बच्चा एक एंड पे जा रहा है, दैट मीन्स आपका ग्राफ जो है वो किसी एक साइड पे झुक जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो डेटा आपका नॉर्मल नहीं है, उसने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं वो सीरियसली नहीं दिए हैं, उसने जस्ट आपको फिल करना है इसलिए उसने वो क्वेश्चनर फिल करके दिया है। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से आप आपका डेटा नॉर्मेलिटी चेक कर सकते हो। ओके अंडरस्टैंड? Yes, sir. कैसे निकाला हमने? Go to the analyze, descriptive statistics, frequencies, select your variable. हाँ, go to the chart, histogram with normal curve, continue, okay, and yes, you will get the normal probability curve. Okay? अरे वा, तुझी मावशी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. सर एक प्रश्न विचारू का? हो Hello? विचारा. सर जर आपण डेटा गुगल लिंक वरून मागवला आहे, ओके, तर तो याच्यामध्ये कसा आपल्याला इन्सर्ट करता येईल? येस, यू कॅन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट ऑल्सो. सो जो तुम्हाला डेटा गुगल फॉर्म मध्ये मिळणार आहे तो एक्सेल शीट मध्ये मिळेल. फक्त कंडिशन हीच असणार आहे की ज्या पद्धतीने SPSS मध्ये डेटा शीट आपण भरतोय त्याच पद्धतीने तुम्हाला गुगल फॉर्म रेडी करायचा. ओके, म्हणजे इथे समजा आपण स्केल मध्ये करतोय, तिथे स्केल मध्ये करावं लागेल. तुम्हाला मल्टिपल चॉईस मध्ये करता येतं त्या पद्धतीने मल्टिपल चॉईस मध्ये करावं लागेल. अदरवाइज तिथे जर तुम्ही येस नो टाईप मध्ये केला असेल तर त्या पद्धतीने करावं लागेल. इथे तुम्हाला व्हेरिएबल शीट तयार करावी लागेल त्या पद्धतीने. फक्त डेटा तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता. कसं? फाईल मध्ये जा, गो टू द ओपन, गो टू द डेटा, ओके, आणि इथे टाईप मध्ये चूज करायचंय एक्सेल. ओके, इथे तुम्ही एक्सेल शीट सिलेक्ट करा आणि ओपन. तुमचा डेटा तुम्हाला ऍज इट इज SPSS मध्ये कॉपी होईल, तुम्हाला परत एंटर करायची गरज नाही. समजलंय? म्हणजे एवढं इझी आहे की तुमच्या एक्सेल मधला डेटा पण तुम्ही इकडे डायरेक्टली घेऊ शकता, तुम्हाला परत टाईप करायची गरज नाही पडणार. हा, फक्त तुम्हाला व्हेरिएबल व्ह्यू मध्ये जाऊन जे काही इन्फॉर्मेशन आहे तुमच्या क्वेश्चनेअर नुसार त्या पद्धतीने तुम्हाला रेडी करावी लागेल, जेणेकरून डेटा इकडे तिकडे होणार नाही. ठीक आहे? सो त्या क्वेश्चन्सच्या खाली तो डेटा येईल. येस, सो डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक आपण पाहिलं, कोरिलेशन पाहिलं आणि कम्पेअर मीन्स मध्ये टी टेस्ट पाहिलं. त्याच्यासोबत आपण नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी कर्व पण पाहिला. आता या सगळ्या गोष्टींमध्ये कोणाला काही अडचण आहे? समजलं सर सर्व? एकदम सोप्या भाषेत ना, कोणाला काही डिफिकल्टी नाहीये. मला वाटतं आता सगळे आपला PhD चा डेटा अनालिसिस स्वतः करतील. आणि मी कालचं सेशन आणि आजचं सेशन दोन्ही युट्यूबला टाकतो आहे, जेणेकरून त्या व्हिडिओच्या लिंक तुम्हाला मिळतील. तो तुम्ही इन फ्युचर कधी तुम्हाला कुठल्या गोष्टीला अडचण आली तर तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून तुमचा अनालिसिस करू शकता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. येस, कालचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी नलिनीला शेअर केला आहे, ती तुम्हाला शेअर करेल. ओके, आणि आजचा व्हिडिओ पण तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत मिळून जाईल. ओके, ओके. So now we will conclude our today's session. कालच्या आणि आजच्या सेशन मध्ये मला जे काही तुम्हाला सांगायचं होतं ते सगळं तुम्हाला समजलं असं मी कन्सिडर करतो. म्हणजे समजलं नाहीये असं जर मी कन्सिडर केलं तर तुमच्याकडनं प्रश्न यायला हवे होते, पण कोणाकडनं काही प्रश्न नाही आहेत मला वाटतं. सो याचा अर्थ असा आहे की एक तर तुम्हाला सगळं कळालंय, नाही तर मग काहीच कळालेलं नाहीये.
ठीक आहे. सो तुम्ही त्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकता, पण कधी मी अवेलेबल आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही बाबतीत अडचण आली तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. ठीक आहे. सो कॅन वी कन्क्लूड टुडे सेशन? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now, anyone please take the vote of thanks. काल कोणीतरी घेत होतं ना, म्हणून मी आज इनिशिएटिव्ह घेतला की आज वोट ऑफ थँक करू शकता माझं. सोपं आहे SPSS, आणि मी तुम्हाला सांगितलंय की ज्यावेळी तुमचा अनालिसिस फेज येईल त्यावेळी तुम्ही ते ट्रायल व्हर्जन तिथे डाउनलोड करा आणि 30 दिवसाच्या आतमध्ये तुमचा अनालिसिस होऊन जाईल. ठीक आहे. Yes, sir. Yes, sir. येस. ओके. सो कोण करणार आहे की मी मीटिंग क्लोज करू? Sir, I'll propose the vote of thanks. I'm Sarita, sir. Actually, yesterday and today you have conducted a very important session. As a research scholar, we each and everybody has to go through this phase, and this is the most important phase. And due to you have very nicely and in a very simple manner, you have explained how by our own we can do the analysis of the data. And the most important thing, sir, means most of the doubts you have cleared. But normally what happens with this statistic of sessions, that whenever the teacher is explaining, we understand it very well. But there is a gap between the time we have attended the session and we actually do the analysis. So you have added your session on the YouTube even, so it will be really very helpful to us, because whenever we will face some problem, we can again go through the link. So on behalf of all the PhD scholars, I propose a vote of thanks to you. Thanks a lot, sir, and you have explained it very nicely. Thank you. थँक्यू मॅम. ते मला माहिती होतं की आज जे सेशन झालंय ते तुमचं अनालिसिस पर्यंत सगळेजण विसरून जाणार आहेत. So त्याच्यामुळे मी तेवढी काळजी घेतली की हे सेशन रेकॉर्ड केलंय. सो इन फ्युचर तुम्ही कधीही हे व्हिडिओज पाहू शकता आणि तुम्ही तुमचं अनालिसिस करू शकता. ओके. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Yes. So we will conclude. So now I end the meeting. Okay. Till then, bye bye. Take care. Yes, sir. Yes.